तो आइए सुनते हैं आज की कहानी एक फैसला। रितेश, दिल्ली में किसान जो आंदोलन पर उतर आए हैं, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या नतीजा निकलेगा? चाय की चुस्की के साथ रागिनी ने रितेश की तरफ देखते हुए पूछा। पता नहीं यार, लेकिन मुझे तो लगता है कि किसान अपनी जगह सही है। वैसे भी इस कोरोना काल में किसान इतनी परेशानी से गुजरे हैं, मतलब देश का हर नागरिक गुजर रहा है, लेकिन यहाँ तो किसानों के साथ अन्याय है। किसानों की खेती पर तो उनका ही हक होना चाहिए। चाय खत्म कर खाली कप टेबल पर रखता हुआ रितेश बोला, हाँ सही कर रहे हो तुम। वैसे भी देखो ना, डीजल, पेट्रोल, खाद, फ्रिज, टीवी आदि चीज़ों के अलावा खाने पीने की चीज़ों में भी कितनी महंगाई हो रही है। तो बेचारे गरीब कैसे भरेंगे उनका पेट, कैसे पालेंगे अपने परिवार को? मगर सरकार को इन सब से क्या मतलब? वह तो अपने में ही मस्त है। चाय का जूठा कप बेसिन में रखते हुए रागिनी बोली, तुम यही सोचो ना, कोरोना महामारी के कारण जहां देश में आजीविका खोने के बाद भारत का आधा हिस्सा भूखमरी से गुजर रहा है, वहां 1,000 करोड़ रुपए लगाकर संसद भवन बनाना कहां तक जायज है? पता नहीं रागिनी, देश किस ओर जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अखबार एक तरफ मोड़ कर रखता हुआ रितेश बोला, अब छोड़ो देश दुनिया की बातें, कुछ नहीं बदलने वाला। जल्दी नाश्ता बना दो, आज ऑफिस जल्दी निकलना है, एक ज़रूरी मीटिंग है। एक तो वैसे ही कोरोना में लोगों को परेशान कर रखा है, ऊपर से कभी किसान आंदोलन तो कभी कुछ होता ही रहता है। लेकिन इन सब से दिल्ली वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी असुविधाएं होती हैं, हमें यह कोई नहीं समझता। खुद में ही बुनबुनाता हुआ रितेश बाथरूम की ओर चला गया और रागिनी किचन में, क्योंकि रितेश को ऑफिस भेजकर उसे भी तो अपने ऑफिस के लिए निकलना था। गाड़ी में शायद पेट्रोल भी भरवाना पड़े। तो ये कमला को देखो, अब तक नहीं आई है, आएगी भी नहीं, क्या पता फ़ोन करके बोल देगी, दीदी आज तबीयत ज़रा ख़राब है, नहीं आ पाऊँगी। यही तो करती रहती है हमेशा। नहीं निकालती हूँ क्योंकि ईमानदार औरत है, वरना तो खुद में ही बुदबुदाती हुई रागिनी जल्दी जल्दी सब्जी काटने लगी। वैसे तो दोनों साथ ही ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं। रागिनी को उसके ऑफिस छोड़कर रितेश अपने ऑफिस चला जाता है और लौटते समय रागिनी को लेता हुआ घर वापस आ जाता है। जब कभी उन्हें घर आने में लेट होता तो बाहर से ही खाना लाकर वो खा लेते हैं, वरना दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। कभी किसी वजह से अगर दोनों में से किसी एक को आगे पीछे ऑफिस के लिए निकलना पड़ता तो दूसरा अपनी गाड़ी में ऑफिस चले जाते थे। रागिनी के जन्मदिन पर रितेश ने उसे किया सेल्टॉस गाड़ी गिफ्ट की थी, लेकिन फिर भी दोनों एक ही गाड़ी में ऑफिस आते जाते हैं, क्योंकि उनका सोचना है कि जब एक गाड़ी में काम चल सकता है तो दो गाड़ी इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। बेकार में पेट्रोल तो ज़्यादा खर्च होगा ही, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा जो प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। वैसे भी बढ़ती जनसंख्या, वायु प्रदूषण, औद्योगिकरण, वृक्षों का व्यावसायिक पतन, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं क्या कम है जो हम और पॉल्यूशन बढ़ाए। देश दुनिया में चल रहे टॉपिक पर अक्सर दोनों पति पत्नी बातें करते रहते थे। रितेश एक इंटरनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर कार्यरत था, वहीं रागिनी भी एक कंपनी में जॉब कर रही थी। रागिनी बिहार की रहने वाली थी और रितेश एक गुजराती छोरा। रागिनी बिहार से यहाँ अहमदाबाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, इसलिए पढ़ाई को लेकर अक्सर दोनों की बातें होती ही रहती थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रितेश मास्टर करने यूरोप जाना चाहता था, लेकिन रागिनी इंजीनियरिंग के बाद यहीं अहमदाबाद में रहकर MBA करने का सोच रही थी, परंतु अपने पापा पर वह और अधिक पैसों का भार नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही वह कितनी मुश्किल से करवा पा रहे थे। लेकिन उसने भी सोच लिया था कि वो MBA तो ज़रूर करेगी। इसलिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही उसने एक कंपनी में नौकरी पकड़ ली। वहीं रितेश मास्टर करने के लिए 2 साल के लिए यूरोप चला गया। लेकिन इस बीच दोनों में फ़ोन पर और वीडियो कॉलिंग के जरिए बातें तो होती ही रहती थी। महसूस किया उन्होंने कि वे
एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नहीं बताया कभी रितेश ने, लेकिन आंखों के रास्ते कब और कैसे रागिनी के दिल में यह बात उतर गई उसे पता ही नहीं चला। रागिनी को एक दिन भी न देखकर वह व्याकुल हो उठता था। कॉलेज में रागिनी का किसी से ज़्यादा बातें न करना, अपने काम से काम रखने वाली आदतें, उससे लगता कि अगर उसने अपने दिल की बात उससे कह दी तो कहीं उसकी दोस्ती भी खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए अपने प्यार का एक तरफा प्यार समझकर वह कुछ नहीं बोल पाती थी। मगर उसे नहीं पता था कि रागिनी भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी है। रितेश जब पढ़ाई में व्यस्त रहता, अपने किसी दोस्त से बातें करता होता तो रागिनी उसे छुप छुप कर देखती रहती थी। सच तो यह था कि दोनों को एक दूसरे के प्रति गहन आकर्षण था, लेकिन बोलने में दोनों हिचक रहे थे। यूरोप से अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौटते ही रितेश को एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब की ऑफ़र आई और उसने स्वीकार कर ली। कंपनी की तरफ से ही उसे घर और गाड़ी भी मिली थी। उसका जो सपना था इंजीनियर बनने का, वह पूरा हो चुका था, लेकिन अब भी उसके जीवन में एक कमी थी और वह था उसका प्यार। एक रोज़ बड़ी हिम्मत कर उसने अपने दिल की बात रागिनी तक पहुंचा ही दी, यह बोलकर कि क्या हम दोस्ती को प्यार का नाम दे सकते हैं। उसकी बात पर मुस्कुराते हुए रागिनी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम्हें शरद के उपन्यास पढ़ने चाहिए, स्त्री मन पढ़ना सीख जाओगे। रागिनी का इशारा पाकर वह उसके कदमों में बैठकर आई लव यू रागिनी, विल यू मैरी मी बोलकर लाल गुलाब बढ़ाया और हाँ बोलकर उस लाल गुलाब को रागिनी ने अपने सीने से लगा लिया। लेकिन यह बात जानने के बाद सुषमा के घर में कोहराम मच गया। कहने लगी कि रागिनी को बाहर पढ़ने भेजकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मदन भी मन ही मन बेटी को गलत समझने लगा। दीपक भी यह कहकर उस पर दोषारोपण लगाने लगा कि पढ़ने के बहाने वह वहाँ मौज कर रही है। लेकिन रितेश और उसके परिवार वालों से मिलने के बाद उनके विचार बदल गए। इतने पैसे वाले होने के बाद भी उनमें जरा भी घमंड नहीं था और रितेश तो कोहिनूर का हीरा था। सबसे बड़ी बात कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो और क्या चाहिए उन्हें। मगर बोलने वाले यह बोलने में जरा भी नहीं हिचकिचाते कि लड़के का न जात का पता है और ना ही धर्म का, चले बेटी ब्याहने। असल बात तो यह है कि लोगों को जलन होने लगी थी कि बेटी पढ़ लिख कर इतनी बड़ी इंजीनियर बन गई हैं। लोगों की बातों में आकर रागिनी की माँ और भाई इस शादी का विरोध करने लगे थे, लेकिन मदन ने ऐसी झाड़ लगाई उन्हें कि फिर कुछ भी नहीं बोल पाए। बोलने वालों को भी मदन ने एक दो टुक जवाब दे दिया था, नहीं मानते तो जात पात ऊंच नीच, बेटी खुश है ना तो बस खुश है। दोनों परिवारों की सहमति से जल्द ही दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। रागिनी और रितेश की बहुत सी आदतें मिलती जुलती थी, जैसे कि दोनों ही शांत स्वभाव के थे, दोनों प्रकृति से जुड़े हुए थे और सबसे बड़ी बात कि पति पत्नी होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को स्पेस देते थे। उनका सोचना था कि भले ही दोनों पति पत्नी हैं, पर एक दूसरे को स्पेस देना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की अपनी अलग अलग ज़रूरतें भी होती हैं। अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ समय गुजारने का मन होता है और कई बार पर्सनल रीज़न भी होता है। एक दूसरे को स्पेस देने से रिलेशनशिप में हमेशा ताजगी बनी रहती है। शादी के इन 4 सालों में कभी भी दोनों ने एक दूसरे में कभी अपनी मर्जी थोपने की कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि हम पति पत्नी होने से पहले एक इंसान हैं और हमें अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने का हक है, और यही उनकी खुशहाल गृहस्थी का राज था। रागिनी के माता पिता पटना में रहते थे और उनका भाई अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। रागिनी के पापा एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, लेकिन वह रिटायर्ड हो चुके थे। अब कभी छुट्टी मिलती तो रागिनी उनसे मिलने पटना जाया करती थी। वे भी यहाँ दिल्ली अपनी बेटी से मिलने आते रहते थे। रितेश अपने माँ पापा का इकलौता बेटा है, जबकि उसके पापा 4 भाई हैं। उनका अपना कपड़ों का व्यापार है, सब साथ मिलकर अपना बिजनेस चलाते हैं। रितेश को शुरू से ही अपने पापा के कपड़ों
कपड़ों के व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। वह तो कुछ अलग ही बनना चाहता था, इसलिए उसने साफ तौर पर कह दिया था कि उसे पारिवारिक व्यवसाय में कोई रुचि नहीं है। वह तो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है। रितेश के पापा ने कभी उस पर अपनी मर्जी नहीं थोपी, बल्कि उसे वही करने को दिया जो वह चाहता था। रागिनी को किचन के काम करते देख रितेश को शरारतें सूझी और जाकर उसने उसे अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। क्या कर रहे हो रितेश, छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारे गाल पर आटा मल दूंगी। फिर नहाना दोबारा जाकर हंसते हुए वह बोली। मल दो, अपना गाल उसके करीब ले जाता हुआ रितेश बोला। तुम्हारे हाथ से तो मैं अपने गाल पर मिट्टी भी मलवा लूं। लेकिन तभी रागिनी का फ़ोन आ गया और वह अपना फ़ोन उठाने के लिए लपकी, यह सोचकर कि जरूर उस कमला का ही फ़ोन होगा। कहेगी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं आऊँगी। लेकिन जब उसने अपनी माँ का फ़ोन देखा तो वह चिहुक उठी। हेलो माँ, प्रणाम, कैसी हो आप? पापा कैसे हैं, ठीक है ना? क्या दीपक भैया को बेटा हुआ? अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कब हुआ? रागिनी पूछ ही रही थी कि रितेश ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। रितेश, फ़ोन दो न, माँ से बात करनी है मुझे। लेकिन रितेश यह बोलकर दूसरे कमरे में चला गया कि अब उसे माँ से बात करने दो। रितेश का अपने सास ससुर से खूब पटती थी। अक्सर वे फ़ोन पर गप्पे लगाते और ठहाके मारकर हंसा करते थे। रितेश ने उन्हें थोड़ा बहुत गुजराती बोलना भी सिखा दिया था। कुछ देर बात कर वह फ़ोन रागिनी को थमाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। फ़ोन पर अपनी माँ से बात करते हुए वह फटाफट हाथ भी चला रही थी, क्योंकि रितेश को जल्दी ऑफिस के लिए निकलना था। अच्छा माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, शाम को ऑफिस से आकर इत्मीनान से बात करूँगी। हाँ हाँ, मैं भैया भाभी से बात कर लूँगी, आप चिंता मत करें। पापा को प्रणाम कहना, कहकर रागिनी ने फ़ोन रख दिया और नाश्ता परोसते हुए कहने लगी, एक बेटी तो थी ही, एक बेटा भी हो गया। अच्छा है, अब भैया का परिवार पूरा है और हमारा परिवार शुरू भी नहीं हुआ। कहकर रितेश ने आंख मारी तो रागिनी का गाल शर्म से लाल हो गया। चलो ना, आज ऑफिस छोड़ देते हैं, शरारत भरे अंदाज में रितेश बोला तो रागिनी ने उसे पकड़ कर बैठा दिया। आओ, चुपचाप ऑफिस जाना है। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। वैसे कब हुआ, मेरा मतलब है बच्चा कब हुआ? रोटी का कौर मुंह में डालता हुआ रितेश बोला। पूछ ही रही थी कि तुमने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया, फिर मैं भूल गई। जाने दो, अब बाद में पूछ लूँगी। रागिनी ने मुंह बनाया। अपनी भाभी के घर बेटा आया सुनकर रागिनी भी बच्चे की तरह मचल उठी। प्रमोशन के चक्कर में अभी तक वे बच्चे को टाल रहे थे, पर अब रागिनी माँ बनना चाहती थी। लेकिन दोनों का विचार था कि पहले अपना घर ले लें, फिर बच्चा प्लान करेंगे। और वे दिल्ली में नहीं बल्कि अहमदाबाद में बसना चाहते थे, क्योंकि अब उन्हें दिल्ली की आबो हवा में रस नहीं था। ऊपर से हमेशा यहाँ कुछ न कुछ चलता ही रहता, जिससे आम जनजीवन प्रभावित ही रहता। गुजरात शुरू से ही शांति प्रिय जगह रही है। ऊपर से रितेश का पूरा परिवार भी यहीं रहता है। रागिनी को भी अहमदाबाद शहर बहुत सुकून और शांति भरा लगता है। रितेश ने बताया कि उसके एक दोस्त ने बताया कि अहमदाबाद में सीजी रोड में अच्छे अच्छे 2, 3 और 4 BHK के फ्लैट बन रहे हैं। वह भी ले रहा है। अगर उसे लेना है तो बोले। हाँ तो बात कर लो ना, लेकिन सीजी रोड तो बहुत ही महंगी जगह है, घर करोड़ों से कम नहीं मिलेगा। रागिनी बोली। हाँ तो क्या हो गया, हम दोनों को लोन मिल जाएगी और तुम्हारे जमा पैसे किस दिन काम आएंगे, हंसते हुए रितेश बोला। अब देखो भाई, अच्छा घर लेना है तो जेब तो ढीली करनी ही पड़ेगी। हाँ बात तो सही है, और मैं तो अपनी सैलरी निकालती नहीं, सारे जमा ही होते रहते हैं। घर तो तुम्हारी ही सैलरी से चलता है। दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि एक की कमाई बैंक में जमा होगी और दूसरे की कमाई से घर चलेगा, वरना दोनों की सैलरी खर्च होने लगेगी तो पैसे का पता ही नहीं चलेगा। वैसे रितेश ने कभी रागिनी पर उसके पैसों को लेकर दबाव नहीं बनाया। वह अपने पैसों का जो करे उसकी मर्जी। उसने तो बस एक सुझाव दिया था तो रागिनी को सही लगा था। रागिनी मन ही मन यह सोचकर खुश होने लगी कि कम से कम उसके अकाउंट में 40-50 लाख तो जमा हो ही गए होंगे, क्योंकि
कई महीनों से उसने अपने पैसे नहीं निकाले थे। इस कोरोना के कारण घर से निकलना ही नहीं होता था तो पैसे कहाँ खर्च होते। इस कोरोना महामारी ने कितनों की जान ली, कईयों की नौकरी चली गई, कितने बेघर हो गए। लेकिन यह बात भी सही है कि इस कोरोना में लोगों को जीना सिखा दिया, कम पैसों में भी कैसे जिया जाता है। कोरोना ने अच्छे से लोगों को समझा दिया, वरना पहले तो अक्सर होटलों में खाना, मूवी, शॉपिंग बिना मतलब के रागिनी ने मन में सोचा, अच्छा ठीक है, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो इस बारे में हम शाम को बात करेंगे, बाय कहकर रितेश ऑफिस के लिए निकल पड़ा। उसके जाने के बाद रागिनी भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। गुजरात में यह बात बहुत अच्छी है कि यहाँ परिवार में बहुत मिल्लत होती है। 3-4 पीढ़ी एक साथ बड़े आराम से हंसी खुशी रहते हैं। लेकिन रागिनी का सपना था कि उसका अपना एक घर हो जिसे वह अपना घर कह सके, और आज जब रितेश ने घर खरीदने की बात कही तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अचानक रितेश को ऑफिस के काम से 2-3 दिनों के लिए सिंगापुर जाना पड़ गया, इसलिए वह घर खरीदने वाली बात नहीं हो पाई। रागिनी ने बड़े खुश होकर अपने घर खरीदने की बात अपने माँ पापा को बताई। मदन बेटी के घर खरीदने की बात सुनकर खुशी से चहक उठा, लेकिन सुषमा की आवाज़ धीमी पड़ गई। तुरंत कहने लगी, हाँ, खुशी की बात है कि तुम घर खरीद रहे हो। दीपक भी अगर अच्छे से पढ़ लिख लिया होता तो वह भी अपना घर खरीद सकता था, मगर क्या करे, उसकी तो किस्मत ही खराब है। सुषमा की आदत थी, कोई भी बात होती अपने बेटे का दुखड़ा लेकर बैठ जाती थी। हमेशा वह बेटा बेटी में तुलना करती, और जब रागिनी का पलड़ा भारी निकलता तो मन ही मन कराह उठती। हाँ, पता है, हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके सभी बच्चे अपने जीवन में खुश रहें, आगे बढ़े, लेकिन माँ बाप सोच ही सकते हैं ना, कुछ करने की ताकत खुद ही को लगानी पड़ती है। बिना मेहनत किए लोग चाहे कि उसके कदमों में सुख सुविधाएं बीत जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं यह तो मैं ही जानती हूँ। कई कई दिनों तक सिर्फ चाय और बिस्कुट खाकर गुजारे हैं मैंने, ताकि मेरा सपना पूरा हो सके। मैं पापा से अपने आगे की पढ़ाई के लिए पैसे ही नहीं मांगना चाहती थी, इसलिए किसी तरह उन्हीं पैसों में चलाने की कोशिश करती। दीपक भैया की तरह घर में बैठकर माँ के हाथ का बना खाना खाकर आराम नहीं फरमा रही थी, बल्कि मैं अपने अच्छे भविष्य के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन माँ को यह बात कहाँ समझ आती। उन्हें तो लगता है कि पापा ने पैसे से मुझे नौकरी खरीद कर दी। सुषमा के व्यवहार से रागिनी का मन कड़वा हो गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि आज जो वह है अपने माँ बापा की बदौलत ही है। पता है उसे सुषमा बेटी में पक्षपात करती है। उसका बस चलता तो शायद उसे इतनी दूर पढ़ने भी ना भेजती। 12वीं के बाद सुषमा चाहती थी किसी तरह स्नातक कराकर रागिनी का ब्याह कर दे और छुट्टी पाए, लेकिन रागिनी की शुरुआत से ही इंजीनियरिंग करने की इच्छा थी। वह शादी करके किसी का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहती थी, बल्कि पढ़ाई कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। बिहार में तो क्या, पूरी दुनिया में औरतों की क्या स्थिति है यह देख पड़ रही थी। रोज कोई न कोई औरत अपने पति और ससुराल वालों के हाथों जलील होती। दहेज के लिए लड़कियां ससुराल में जलाकर मार दी जाती। आज भी उस कल्याणी के साथ भी यही हुआ था। गांव में सब कहते हैं कि खाना बनाते समय स्टोव फट गया, जिसके कारण कल्याणी जलकर मर गई। लेकिन रागिनी जानती थी कि उसकी सहेली जलकर नहीं मरी है, बल्कि उसे जानबूझकर जला दिया गया था, वो भी दहेज की खातिर। गरीबी के कारण कम उम्र में ही कल्याणी के माँ बाप ने उसे एक दुब्याहे अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति के साथ ब्याह दिया था, वो भी इसलिए कि लड़का नौकरी वाला है तो बेटी को खाने पहनने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उस लालची इंसान ने अपनी दूसरी पत्नी कल्याणी को भी वैसे ही जलाकर मार डाला, और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया क्योंकि वह पुलिस में था। कल्याणी के माँ बाप भी रो रो कर चुप हो गए और खुद को समझा लिया कि बेटी मर गई। लेकिन रागिनी ने उसी रोज़ यह फैसला किया था कि वह शादी तभी करेगी जब वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। रागिनी की एक सहेली
जिसके पापा डॉक्टर थे वह गुजरात आकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की बात बोली तो रागिनी ने भी ठान लिया कि वह भी जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगी। लेकिन सुनते ही सुषमा ने तो पूरा घर सिर पे उठा लिया था। अब बेटी बाहर पढ़ाई करने जाएगी, हाँ जाएगी। मैं दीवारों में कैद होकर जीने के लिए या जल कर मरने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। मुझे कुछ बनना है माँ। मेरी सहेली भी तो जा रही है ना बाहर पढ़ने, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। रागिनी ने भी अपना राग छेड़ दिया। पागल हो गई हो क्या ये लड़की, गरजते हुए सुषमा बोली। उसका बाप डॉक्टर गुजरात में तो क्या, वह अपनी बेटी को इंग्लैंड भेजकर भी पढ़ा सकता है, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है। चुपचाप यहीं पढ़ाई करो जितनी कर सकती हो। सोचा था दीपक को इंजीनियर बनाऊंगा, पर वह तो बैठा है और ये चली है इंजीनियरिंग बनने। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रागिनी रो पड़ी। बेटे को इंजीनियर बनाने की औकात थी आप लोगों में, लेकिन मुझे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ और भैया इंजीनियर नहीं बन पाए तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मुझे गुजरात जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो मैं जाऊँगी। रागिनी ने मन ही मन यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह गुजरात जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करेगी। उसके लिए उसे खाना पीना सब छोड़ दिया। जानती थी घर में वही होता है जो सुषमा चाहती है, लेकिन आज वही होगा जो रागिनी चाहेगी। और क्या गलत चाह रही है वह, पढ़ना ही तो चाहती है। लेकिन सुषमा को तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना था जो बन नहीं पाया। इसमें भी सुषमा का ही हाथ है। बेटा बेटा करके उसकी सभी गलतियों पर पर्दा डालती रही। पढ़ाई के समय भी वह आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता और सुषमा कहती वह पढ़ाई कर रहा है। अपने कमरे में बैठकर जब पढ़ाई ही नहीं होती थी तो परीक्षा में क्या लिखता। इसलिए लगा चोरी करने और पकड़ा गया। इतने शर्मिंदा हुए मदन सबके सामने। यह सोचकर उसका सिर शर्म से झुक गया था कि लोग कहेंगे एक मास्टर का बेटा होकर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। मदन ने अगर प्रिंसिपल के सामने अपने हाथ पैर ना जोड़े होते तो 2 साल के लिए सुषमा का लड़का रेस्टिकेट हो चुका होता। लेकिन फिर भी कहाँ सुधरा वह। वैसे ही अपने आवारा दोस्तों के साथ रात रात भर घर से बाहर रहता और सुषमा कहती वह तो बैठकर पढ़ाई कर रहा है। हद तक बिगाड़ कर रख दिया था उसने दीपक को। माँ की शह पाकर ही वह पिता से भी बहस करने लगता था, बहन पर हाथ उठाता। लेकिन फिर भी उसकी सारी गलतियाँ क्षम्य थी क्योंकि वह बेटा था। लेकिन वही रागिनी अपने भाई से इतर पढ़ाई से लेकर घर के कामों में भी दक्ष थी। अपने स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती। नाज होता मदन को जब कोई रागिनी की तारीफ करता। वहीं अपने बेटे को लेकर वह हमेशा शर्मिंदा होता रहता। लेकिन रागिनी ने सोच लिया था कि जो भी हो, पर वह गुजरात पढ़ने के लिए तो ज़रूर जाएगी। उसके लिए खाना पीना सब त्याग दिया। मदन जब रागिनी को समझाने आया तो वह अपनी जिद छोड़ दे। वैसे भी उसकी इतनी औकात नहीं है कि उसे बाहर पढ़ने भेज सके। तो फिर तो वह बिफर उठी। क्यों पापा, अगर भैया बाहर जाकर पढ़ना चाहते तो आप उसे नहीं भेजते ना। तो फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों। आप मेरी शादी के लिए जो ज़मीन का टुकड़ा रखे हो ना, उसे मेरी पढ़ाई के लिए बेच दो, पर मुझे पढ़ना है पापा। दहेज मत देना, पर मुझे पढ़ना है पापा। मैं घर की मान मर्यादा इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दूंगी, वादा करती हूँ पापा। बोलते बोलते वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मदन का हृदय पिघल गया। पढ़ाई को लेकर बेटी का जुनून देखकर उसे इंजीनियर बनाने का फैसला किया। उसके लिए भले ही उन्हें लोगों से कर्ज ही क्यों न लेना पड़े, पर वह अपनी बेटी को बाहर पढ़ने जरूर भेजेगा। वैसे तो सुषमा नहीं मान रही थी, पर रागिनी की जिद के आगे उसे भी झुकना पड़ा। उसे इस बात की भी चिंता सता रही थी, अकेली लड़की इतने बड़े शहर में माँ बाप से दूर कैसे रहेगी। कोई अपना भी तो होना चाहिए वहाँ। कोई अनहोनी हो गई तो क्या करेगी। कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो अपनी बेटी पर, वह हमारा सिर कभी शर्म से झुकने नहीं देगी। मदन ने कहा तो रागिनी ने भी विश्वास कर लिया। वह
कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसका सिर शर्म से झुक जाए। रागिनी आज भी इस बात के लिए अपने माँ बापा का शुक्रगुजार करती है कि उन्होंने उस पर विश्वास किया, उसे पढ़ने के लिए इतनी दूर गुजरात भेजा, वरना शायद वह भी अपनी सहेली कल्याणी की तरह जलाकर मार दी जाती या चूल्हे चौके में पीसी रहती। मदन ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक मास्टर की तनख्वाह होती ही कितनी है, फिर भी उन्होंने रागिनी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई का सपना साकार किया। लेकिन रागिनी भी एक बेटे की तरह अपना फ़र्ज़ निभा रही थी, कभी किसी बात की कमी नहीं होने देती। उन्हें किसी बात की भी कमी होने पाए इसलिए उसके एटीएम कार्ड और चेक बुक साइन कर सुषमा को दे रखी थी कि जब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़े तो वह निकाल ले, संकोच ना करे। शादी से पहले ही रागिनी ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने माँ पापा को देना चाहती है। उन्होंने उसे एक बेटे की तरह पढ़ाया लिखाया है तो उनका भी तो उनके प्रति कुछ फ़र्ज होता है। उस पर हंसते हुआ रितेश ने कहा, बिल्कुल 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 बनता है। मैं कभी तुम्हें तुम्हारा फ़र्ज पूरा करने से नहीं रोकूंगा, बल्कि मुझे तुम पर फ़क्र है कि तुम ऐसा सोचती हो। वैसे भी रागिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। तुम अपने पैसे जिसे देना चाहो दो, बेशक दे सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और एक बात, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारे घर की खुशी का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। रितेश के मुँह से ऐसी बातें सुनकर रागिनी उसकी कायल हो जाती है। उसने भी कभी सोचा भी नहीं था कि उसे रितेश जैसा जीवन साथी मिलेगा, और सच में उसके पैसों के बारे में पूछना तो दूर, कभी रितेश ने रागिनी की कमाई का एक पैसा छुआ तक नहीं। रागिनी के ससुराल वाले भी कभी उससे उसकी कमाई को लेकर कोई सवाल जवाब नहीं करते थे। वे लोग तो खुद करोड़पति हैं, लेकिन रितेश शुरू से आत्मसम्मान से जीने वाला इंसान है। उनका कहना है कि वह उसके पिता के पैसे हैं, वह अपने दम पर जीना चाहता है, अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहता है। रागिनी घर ना जाकर आज ऑफिस से सीधे बैंक चली गई, यह देखने कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके अकाउंट में तो सिर्फ कुछ हजार रुपए ही हैं, तो उसके पैरों तले से तो ज़मीन ही खिसक गई। क्या, पर मैंने तो कई महीनों से पैसे निकाले ही नहीं हैं। हैरान होते हुए रागिनी बोली कि ज़रूर कुछ मिस्टेक है। उस पर बैंक मैनेजर ने कहा कि कोई मिस्टेक नहीं है, बल्कि हर महीने आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रागिनी को कि यह सब क्या हो रहा है। जब उसने पैसे निकाले ही नहीं तो कई महीनों से पैसे कहाँ जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं एटीएम कार्ड किसी के हाथ लग गया हो। समझाया था रागिनी ने कि एटीएम कार्ड के पीछे पिन नंबर मत लिखो, मगर किसी के हाथ लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सुषमा बोली थी कि वह पिन नंबर भूल जाती है, इसलिए रहने दो। रागिनी को यह भी लग रहा था कि कहीं साइन किए हुई चेक बुक तो किसी के हाथ नहीं लग गई ना। हाँ, जरूर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। चिंता से व्याकुल रागिनी ने जब अपनी माँ को फ़ोन लगाया और पूछा तो सुनकर दंग रह गई। उसकी माँ ने बताया कि दीपक की नौकरी चली गई है, इसलिए वह उसके पैसे उसे ही देती रहती है निकाल निकाल कर। बेटा, वो तेरा सगा भाई है ना, भूखे मरता तो नहीं छोड़ सकती ना उसे, सुषमा दलीलें देने लगी। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे पापा के पेंशन हमें ही पूरी नहीं पड़ती, तो मैं उसे कहाँ से मदद कर पाती। कहने लगा कि भूखे मरने से तो अच्छा ही है ना कि सपरिवार जहर खाकर सो जाएंगे। तो मेरा दिल पिघल गया बेटा, और तुम्हें तो किसी बात की कमी नहीं है, इसलिए सोचा कुछ महीनों की ही बात है, वह नौकरी ढूंढ रहा है, फिर तुम्हारे पैसे नहीं लेगा। क्या बोलती रागिनी। उसने फ़ोन रख दिया और सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। लेकिन मेरे ही पैसे क्यों? मैं इतनी मेहनत से क्या इसलिए ही कमा रही हूँ ताकि किसी और का घर चला सकूँ? वह बंदा हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे। अपने मन में ही सोच रागिनी तिलमिला उठी। मन तो किया अभी फ़ोन करके सुषमा को खरी खोटी सुना दे और कहे कि उसके पैसे बेटे को दे रही है, और उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। फिर मन किया कि अभी के अभी एटीएम कार्ड बंद करवा दे, ताकि उससे एक गिलास ठंडा पानी पिया और अपने गुस्से को कंट्रोल किया।
लेकिन गुस्सा कम कैसे हो जब उसके साथ इतना बड़ा छल हुआ हो। यह छल नहीं तो और क्या है। कब तक, आखिर कब तक वह बैठे बैठे दूसरों की कमाई खाता रहेगा। और एक बच्चा हो गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई, तब भी अकल नहीं आई। अब क्या आ जाएगी। बहुत अच्छे से जानती है वह अपने भाई दीपक को काम न करना पड़े और बैठे बैठे 56 भोग मिलते रहे, यही तो वह चाहता है। लेकिन एक माँ होकर सुषमा को भी ऐसा करना चाहिए था क्या। आज उसकी ही वजह से दीपक कहीं टिक कर नहीं नौकरी कर पा रहा है। 2 महीने नौकरी नहीं की और दूसरी ढूंढने लगता है, क्योंकि उस नौकरी में उसे खामियां ही खामियां नजर आती हैं। अरे भाई, तो कौन तुम्हें बिठाकर तनख्वाह देगा। इन सब की जिम्मेदारी सुषमा की है। अगर शुरू से ही वह शक्ति बरतती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। अपनी माँ की हरकतों से रागिनी इतनी डिप्रेस हो गई कि पूरी रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। वही सब बातें उसके दिमाग में घूमती रही। सुबह दर्द के मारे लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा, इसलिए तबीयत खराब कहकर छुट्टी मार दी। बात बात पर उसे रोना आ रहा। यह सोचकर उसकी आंखें भर आती कि सुषमा ने एक बार भी उसे बताना या पूछना जरूरी नहीं समझा और उसके मेहनत की कमाई दीपक को देती रही। पुत्र मोह में इतनी पागल हो गई है, यह भी समझ नहीं आ रहा है उसे रागिनी के पैसे हैं। मन तो किया रितेश से बात करे, पर जानती थी उससे बात करते ही वह रो पड़ेगी और फिर रितेश उसे अपनी कसम देकर पूछने लगेगा कि क्या बात है, बताओ। रागिनी को वह दुखी नहीं देख सकता था और क्या रोते देख पाता। कई दोस्तों के फ़ोन आए, पर उससे आज किसी से भी बात नहीं की, क्योंकि उसे किसी से बात करने का मन ही नहीं किया था। लेकिन सुषमा का फ़ोन आया, यह देखकर झट से उसने फ़ोन उठा लिया और अभी कुछ बोलती कि मदन की आवाज़ सुनकर वह रुक गई। हेलो, कैसी है मेरी ड्रामा क्वीन। हंसता हुआ मदन बोला, याद है ना बचपन में तुम कितनी ड्रामेबाज थी। बेटा, तुम्हारे बचपन की फ़ोटो देख रहा था तो मन मचल गया तुमसे बात करने को। और तुम्हारी माँ, ये देखो तुम्हारे बचपन के कपड़े निकाले बैठी है। ये तुम्हारे जूते, कैसे तुम इसे पहनकर पूरे घर में घुमा करती थी। जब वह आवाज़ करता तो तुम खुश हो जाती और तेज चलने लगती। बोलते हुए ठहाका मारकर मदन हंसने लगे। बेटा, इन यादों के सहारे ही तो जीवन कट रहा है हमारा। तू नहीं आ सकती हमसे मिलने, जानता हूँ बहुत बिजी रहती है। ठंडी खत्म हो जाने दो, हम ही आ जाएंगे तुमसे मिलने। अच्छा चलो, और सब ठीक है ना बेटा। हाँ पापा, भराए गले से रागिनी बोली। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। आवाज़ इतनी भारी क्यों लग रही है। चिंतित होता हुआ मदन बोला। कुछ नहीं पापा, वो मौसम बदल रहा है ना इसलिए। ठीक है पापा, मैं फ़ोन रखती हूँ, प्रणाम। जानती थी रागिनी इस बारे में मदन को कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि सुषमा ही पैसे निकालती है। याद है जब एटीएम कार्ड और चेक बुक वह अपने पापा को देने लगी थी, तब यह बोलकर सुषमा ने उसके हाथ से छीन लिया था कि मदन को तो एक नंबर के लापरवाह इंसान है, अपनी चीज़ें भी नहीं संभाल पाते, तो यह सब क्या संभालेंगे। कार्ड चेक बुक कहीं यहाँ वहाँ रख दी और किसी के हाथ लग गई तो सारे पैसे हाथ से उड़ जाएंगे। रागिनी को भी ऐसा ही लगा। सुषमा सही कह रही है, इसलिए उसने भी कुछ नहीं बोला और सुषमा को वह एटीएम कार्ड और चेक बुक थमा दी। लेकिन आज लग रहा है उसे कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन वह सुषमा से पूछेगी ज़रूर कि उसने ऐसा क्यों किया। वहाँ सिंगापुर में रितेश ने कई बार रागिनी को कॉल किया, पर उसने उसका कॉल नहीं उठाया, तो रितेश को चिंता होने लगी। पता चला कि वह ऑफिस भी नहीं आई है, तो उसकी चिंता दुगुनी हो गई। काम की परवाह न करके रितेश आधी मीटिंग से ही फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ गया। दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अभी वह घर में दाखिल हुआ ही था कि रागिनी की आवाज़ सुनकर ठिठक कर कमरे के बाहर ही रुक गया। मेरे पैसे भैया को देती रही और मुझे बताना भी आपने ज़रूर नहीं समझा। यह भी नहीं सोचा कि रितेश जब पूछेंगे पैसों के बारे में तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। और अब तक आप उसकी गलतियाँ छुपाती रही हैं। कब तक यूं ही बैठकर खिलाएंगी आप उन्हें। कुछ समझ रही हैं आप कि आप उसका
कोई भला नहीं कर रही है बल्कि और उसे गर्त में गिरा रही हैं। मन तो किया रागिनी का कि बोल दे कि गलती की उसने अपना एटीएम कार्ड और चेकबुक उसके हाथों में देकर, और अब वह ऐसी गलती नहीं करेगी। आगे और कुछ बोलती कि रितेश को देखकर वह सक्का पक्का रहकर चुप हो गई। जब रितेश ने पूछा कि वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी और ऑफिस से छुट्टी क्यों ली है, तो वह उसके कंधे पर सिर रखकर रागिनी सिसक पड़ी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? रागिनी का माथा सहलाता हुआ रितेश घबराकर बोला, कुछ नहीं रितेश, वो तो तुम नहीं थे ना इसलिए, बोलकर वह फफक पड़ी। रितेश, एक बात करनी है आपसे, हम अपना घर कैसे खरीद पाएंगे, क्योंकि मेरे पैसे। फिर धीरे धीरे करके रागिनी ने रितेश को सब कुछ बता दिया। सॉरी रितेश, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। बस इतनी सी बात के लिए सॉरी पागल, कहकर उसने रागिनी को गले से लगा लिया। उसके उलझे बालों को प्यार से सहलाते हुए कहने लगा, तो क्या हो गया जो माँ ने तुम्हारे पैसे भैया को दे दिए? आज न कल उनकी जॉब तो लग ही जाएगी ना कभी, चिंता मत करो। जानती हो ना, कोरोना काल में कितनों की नौकरी छूट गई, और परिवार होते किस दिन के लिए हैं? मुसीबत में साथ देने के लिए ही ना। रागिनी को लगा रितेश कितने अच्छे इंसान हैं, कोई और होता तो जाने क्या कर डालता, लेकिन ये तो उल्टे उसे ही समझा रहे हैं। आज भी ऐसे इंसान हैं दुनिया में, लेकिन हमारा घर। रागिनी बोली, अरे घर नहीं, बंगला बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, और तुम यह गाना गुनगुनाना। छोटा सा बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा अनाड़ी हो। गाओगी ना? बोलकर रितेश ठहाके लगाकर हंसने लगा और रागिनी भी खिलखिला उठी। रागिनी, पैसे और घर तो बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारा साथ, वह बना रहे, कहकर उसने अपनी रागिनी को सीने से लगा लिया। मगर रागिनी ने मन ही मन एक फैसला कर लिया कि अब वह अपने पैसों का हिसाब खुद रखेगी, जिसे देना होगा वह खुद देगी। सुषमा और मदन उसकी जिम्मेदारी हैं, दीपक और उसका परिवार नहीं।